हेलो, वेलकम टू डिकोडिंग टेक्स्ट बुक्स। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 साइंस बुक की लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पेज नंबर 4 तक आपके सामने मैंने आपसे डिस्कस किया था और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको LHS, RHS इसमें किस तरीके से नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दोनों साइड कैसे चेक किए जाते हैं, उसके बाद कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ये सब हमने सीखा था। एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन हमारे सामने था जो था FeH2O और प्रोडक्ट था Fe3O4 + H2। इसको मैंने आपको बनाना सिखाया था कि इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। जैसे LHS में कितने एटम हैं, RHS में कितने एटम हैं, इन दोनों साइड की एटम को हम लोगों ने बैलेंस करना शुरू किया था। इसमें लास्ट मैंने आपको जहाँ तक सिखाया था वो था ये पेज नंबर 4 आपकी बुक से। ये इक्वेशन इस तरीके से FeH2O Fe3O4 H2, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें बैलेंस कर ली थी इस इक्वेशन में। एक तो हम लोगों ने H2O की बैलेंसिंग कर ली थी और दूसरा इसके ऊपर हम लोगों ने ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर ली थी। ठीक है, ऑक्सीजन और H2O इन दोनों की बैलेंसिंग हो चुकी थी। अब नेक्स्ट हम लोगों को एग्जामिन करना है उस इक्वेशन को, और जो थर्ड एलिमेंट जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, वन एलिमेंट, विच वन इज़ लेफ्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट बैलेंस नहीं हुआ है अभी तक, वो एलिमेंट कौन सा है? दैट इज़ आयरन। ओके, तो ये आयरन, इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप देखें तो एटम्स ऑफ आयरन, ये इक्वेशन पहले आप ध्यान से देखें तो एटम्स ऑफ आयरन, इसमें जो इक्वेशन है इसमें Fe + H2O विच इज़ मेकिंग द प्रोडक्ट Fe3O4 H2, ऐसा इक्वेशन आपके सामने था। यहाँ पर अब आप देखें कि एटम्स ऑफ आयरन इनिशियली कितने थे, इस जगह पर एटम्स ऑफ आयरन कितने थे? Fe, इसके आयरन का नंबर स्टार्टिंग में इस इक्वेशन में कितना दिया हुआ था? इस इक्वेशन में इसका जो नंबर या इसकी काउंटिंग दी हुई थी वो मात्र और मात्र 1 थी। इसके बाद जब ये बनता है, यहाँ प्रोडक्ट की साइड आप चेक करें, ये जो प्रोडक्ट की साइड है यहाँ पर Fe की काउंटिंग देखिए, ये कितनी आ रही है? Fe की काउंटिंग यहाँ पर आ रही है, Fe की काउंटिंग इसमें आ रही है, काउंटिंग आ रही है मात्र 3। ये नंबर देखिए, ये नंबर है ना, ये नंबर Fe की काउंटिंग यहाँ कितनी आ रही है? ये काउंटिंग हम ध्यान से देखेंगे, ये काउंटिंग 3 है। और इसी को आप चेक करें LHS की साइड, तो यहाँ पर शुरुआत में इक्वेशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो वो कितना हो जा रहा था? उसको 1 माना जा रहा था। ठीक है, ये जो अभी दिया हुआ है ये तो बैलेंसिंग के बाद की नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, अब आगे फर्दर ये FeH2O, इसको सिर्फ Fe को आप ध्यान में रखें कि Fe के ऊपर, ठीक है, इसकी काउंटिंग कितनी दी गई है? इसकी काउंटिंग मात्र और मात्र 3 दी गई है, जो कि यहाँ पर Fe इक्वेशन में LHS में 1 दी हुई थी। अब हम लोग इस इक्वेशन को फाइनली, इसकी करेक्टनेस को हम लोग चेक करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि रिएक्टेंट की साइड में Fe कितना है? मात्र 1 है ना, जबकि प्रोडक्ट की साइड में Fe कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3 आ रहा है। Fe3O4 में Fe कितना है? ये मैंने आपको दिखाया, ये 3 आ रहा है। तो हमें 3 को तो रिड्यूस नहीं करना, 1 को मैक्सिमाइज करना है और 3 बनाना है। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 विथ 3। तो यहाँ देखिए, हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 था Fe में, है ना, कुछ नहीं लिखा होने का मतलब आप जानते हैं 1 है। 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये प्रोडक्ट की साइड में जो ये 3 दिया हुआ है, इसके इक्वलाइज हो गया। और यहाँ इक्वेशन में Fe के पहले ये कोफिशिएंट या न्यूमेरल डिजिट ये 3 लगा दिया गया, तो 3 Fe हो गया। 4 H2O हमने ऑलरेडी किया हुआ था, है ना। अब इस साइड Fe3O4 और 4 H2 बनते हैं। अब अगर आप इसकी टोटल काउंटिंग करेंगे तो यहाँ देखिए LHS और RHS की साइड, अब हम फाइनली इसको मिलाते हैं कि ये कितना आ रहा है। फाइनली मैं आपको पूरी काउंटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितना आएगा। ठीक है, ये आएगा, इसकी काउंटिंग देखिए, जब भी हम लोगों ने इसको काउंट करना शुरू किया तो ये काउंटिंग के समय यहाँ पर Fe की नंबर है 3, है ना, और Fe3O4 में भी Fe की काउंटिंग कितनी हो गई? 3 हो गई। H की काउंटिंग कितनी है? LHS की साइड देखिए, H की काउंटिंग हो गई 4 × H2, यानी 4 × 2, टोटल इट इज़ 8 LHS। और यहाँ पर देखिए 4 × 2, इधर भी कितनी आ गई काउंटिंग? 8। तो Fe यहाँ पर 3 हो गया।
और प्रोडक्ट में भी 3 हो गया। H कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर भी H कितना हो गया? 8 हो गया। अब आप O को देखें, O यहाँ पर H2O में O1 है, लेकिन O के पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। इसको मैं ज़रा और क्लियर करके आपको समझाती हूँ, ठीक है? एक मिनट, ये देखिए H2O को अब आप फिर से ध्यान से देखिए। H2O में ध्यान से देखिए कि H जो है वो O कितना लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो O का नंबर यहाँ पर इस जगह पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ कुछ नहीं लिखा होने का मतलब हो गया कि O इज़ 1 ओनली, है ना। अगर O 1 है तो इसके आगे ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, जिसकी काउंटिंग यहाँ पर कितनी लिखी हुई आ रही है? ये आ रही है 4, है ना। तो ये 4 जो है दरअसल O के लिए भी स्टैंड करता है। अगर आप इस हिसाब से देखें तो ये कितना O हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। ये LHS की साइड है। अब आप RHS की साइड कंपैरिजन के लिए जाएं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, RHS की साइड में यहाँ पर नंबर ऑफ O कितना हो जाता है? यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 हो जाता है। यहाँ इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का नंबर 4 है। यानी दोनों साइड LHS और RHS दोनों की साइड ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो अब हमने ये इक्वेशन बैलेंस कर लिया। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग को क्या करना है? फाइनली इन सभी की सारे एटम को काउंट करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको काउंटिंग करके दिखाया। अब ये इक्वेशन अगर काउंटिंग में बराबर आ जाता है तो दैट इज़ नॉन एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपने बैलेंसिंग सीख ली, ठीक है। और हमें ध्यान क्या रखना है काउंटिंग के समय कि नंबर ऑफ एटम LHS की साइड एंड नंबर ऑफ एटम RHS की साइड दोनों इस इक्वेशन में बैलेंस होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बैलेंस्ड है। और ये जो बैलेंसिंग का मेथड है ये आप याद रखेंगे प्लीज़। ये जो बैलेंसिंग का मेथड है इट इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इट इज़ नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए, जैसा आपने देखा, कई नंबर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन नंबर्स का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखिएगा कि नंबर जो भी होंगे हमेशा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी हैव टू मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बात याद रखें। कहने का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिजिट हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमें एंड सो ऑन 5 एंड सो ऑन। तो नंबर तो ये सारे हैं, लेकिन हमें जिन नंबर्स का सबसे पहले इस्तेमाल करना है वो नंबर सबसे पहले आपकी सीरीज़ में जो होंगे वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सपोज़ इन नंबर से बैलेंसिंग नहीं होती है तभी आप प्रोसीड करें 5, 6 या कोई दूसरे नंबर को इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंसिंग की प्रोसेसिंग भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। किन नंबर का इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें बार बार ट्रायल लेते हैं, हम बार बार ट्राई करते हैं, डिफरेंट नंबर्स से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी आप इस पेज पर देखेंगे एक स्टेप 7 इसमें ऐड किया गया है। ये स्टेप 7 क्या है? राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन? आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन नंबर 1.9. 1.9 which one? I am talking about this particular equation, Fe plus 4H2O, Fe3O4, 4H2. This is 1.9. यहाँ आप इस इक्वेशन को देखिए और कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस इक्वेशन 1.9 में इक्वेशन तो बैलेंस है, नो डाउट, लेकिन क्या इस इक्वेशन को देखने से कहीं से भी आपको ये पता चलता है कि इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस किस स्टेट में है? क्या ये आपको पता चलता है? नॉट एट ऑल, कहीं से भी पता नहीं चल रहा है ना। वैसे तो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हम जानते हैं कि H की स्टेट क्या होगी, H2O की स्टेट क्या होगी, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन क्या इक्वेशन इट इज़ गिविंग इम्पार्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन इन इटसेल्फ? कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नहीं, इसके स्टेट के बारे में इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। अब देखिए कई बारी बुक्स में आपको देखने को ऐसे इक्वेशंस मिल सकते हैं जिनमें इक्वेशंस की फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब किया हुआ होता है। फिजिकल स्टेट आई मीन कि वेदर दे आर इन द स्टेट ऑफ, 3 ही तो स्टेट हैं, है ना। वेदर दे आर इन द स्टेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट? या तो वो सॉलिड के स्टेट में होंगे, है ना, या फिर अगर वो लिक्विड के स्टेट में होंगे, या हो सकता है समटाइम्स कि दे विल बी फाउंड इन द स्टेट ऑफ गैसेस। तो वो कौन सी स्टेट में है ना, ये कैसे पता चलता है? अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में चेंज है, क्या चेंज है ये देखिए।
इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। जैसे देखिए Fe के बगल में ये S लिखा हुआ है ना। S का मतलब हो गया Fe इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। Fe किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। दूसरी तरफ देखिए H2O, 4H2O, इसकी बगल में देखिए क्या सिंबल लिखा हुआ है? G का मतलब ये गैस के फॉर्म में है। गैस, H2O गैस होने का मतलब H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, भाप, वेपर जिसको बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। तो H2O गैस मतलब H2O गैस की फॉर्म में है। गैस को हिंदी में वाष्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाष्प के फॉर्म में है। इसके बाद देखिए Fe3O4 में यहाँ देखिए ये फिर से सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये फिर से सॉलिड स्टेट में है। S का मतलब सॉलिड, तो Fe3O4 जो बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में है। इसी तरह लास्ट वाला देखिए ये 4H2, ये क्या लिखा हुआ है? G, मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस है। तो ये जो गैस के फॉर्म में है इसको हम लोग जो है देखते ही इक्वेशन को ये समझ में आ जाता है कि ये किस किस स्टेज में इन सारे रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट को हम लोग इस केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व करने वाले हैं, या किस रूप में ये हमें मिलेंगे। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स जितने भी होते हैं वो केमिकल इक्वेशन में लिखे नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन 1.10 था, यहाँ पर ये मेंशन्ड है ना, लेकिन अभी आप सेम इक्वेशन को यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 में देखेंगे तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। लेकिन इक्वेशन क्या है? ये रॉन्ग इक्वेशन है? नो, नॉट एट ऑल, ये भी करेक्ट इक्वेशन है, बस इसमें उन स्टेट्स को मेंशन नहीं किया गया। तो जब तक ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता तब तक उन स्टेट्स को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, कई बार इक्वेशंस में ये स्पेसिफाई किया हुआ होता है। तो चलिए आपने ये भी सीख लिया। अब जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये कुछ रिएक्शनरी कंडीशंस हैं। कई बारी क्वेश्चंस में आप इस तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी देखेंगे। कई रिएक्शंस कुछ कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं। समटाइम्स रिएक्शन इज हैविंग सम कंडीशंस। कंडीशन कहने का मतलब कि उनको ये पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जैसे आप ये इक्वेशन देखें, ये ऊपर वाली इक्वेशन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि G का मतलब गैस के फॉर्म में है। व्हेन इट इज़ रिएक्टिंग विथ 2H2 भी गैस के फॉर्म है। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है देन इट इज़ मेकिंग CH3OH, ठीक है, अल्कोहल ये बन रहा है, ये लिक्विड के फॉर्म में है। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये क्या दिखाया गया इस इक्वेशन में। देखिए एक और इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर, ये 340 ATM। ये 340 ATM क्या है? ये 340 ATM actually they are talking about pressure. Okay, which pressure? Atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure, sometimes it is being increased, multiple time it is being increased in the lab artificially, उसको increase किया जा सकता है। तो यहाँ पर इक्वेशन में 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट होता है एंड द प्रोडक्ट इज़ बीइंग CH3OH, दैट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। तो जैसे इस इक्वेशन में इन सारी कंडीशंस को मेंशन किया गया, तो ये जो कंडीशंस होती हैं इसको हमें कैसे मेंशन करना है? इसको हम लोगों को किसी भी इक्वेशन में अगर लिखने की ज़रूरत होती है तो या तो उसको हम लोग ये यहाँ पर ये जो एरो दी हुई है, या तो आप उसके ऊपर लिखें, या अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा कंडीशन है तब हम कैसे लिखेंगे? तो हम लोग उसको एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। बोथ आर बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी स्पेसिफाइड जगह यही है, आपको यही लिखना है या इसके नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल आप एक दूसरा इक्वेशन देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ये कॉमनेस्ट और ईजीएस्ट एग्जांपल है जो हम सब जानते हैं, बायो में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये एग्जांपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल या इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये LHS की साइड है ना, ये LHS की साइड है। LHS की साइड में क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट लिखे हुए हैं। क्या क्या रिएक्टेंट है? C6CO2 12H2O, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब वाटर, और ये लिक्विड फॉर्म में है H2O। यहाँ ये कंडीशन दी हुई है, ध्यान से देखिए। इस बार यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन सनलाइट है और दूसरी कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एज यू नो। तो ये दोनों कंडीशन है। अब इस एक इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें, ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोज किस साइड है? ग्लूकोज, O2, H2O, ये सब के सब RHS की साइड है ना, ये सब RHS की साइड है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट है और ये सब रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो जो प्रोडक्ट को डिनोट करता है, ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है, ये एरो जो प्रोडक्ट को डिनोट करता है, ये एरो ये बता रहा है कि ये सब नेसेसरी कंडीशन है।
क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन है इस इक्वेशन को पूरा होने के लिए। पहला कंडीशन हो जाती है, वो हो जाती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट प्रेजेंट होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है? क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों के बिना ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन ये नहीं बन सकते, यानी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये सारे स्टेप्स को इस्तेमाल करके आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कभी मेंशन किया जाए कि उसमें कंडीशंस क्या है उनको दिखाइए, तो उन कंडीशंस को, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी को, कभी कभी अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन कैटलिस्ट को भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, इसी जगह पर जैसे आपने ये एरो डाला और इस एरो के साथ आपने लिखा, ठीक इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी रिएक्शन लिया, ठीक है, और किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप अपने सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन, अच्छा मान लीजिए मैं आपको इसको दूसरे तरीके से लिख के दिखाती हूँ। इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, 2 रिएक्टेंट, बहुत सिंपल रिएक्टेंट मैं लेती हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, इनको मिलाकर के आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया इस रिएक्शन में, उसका नाम ए बी है। ये रिएक्टेंट है ए बी, ए प्लस बी, और ये प्रोडक्ट है ए बी, और इसमें आपने एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। कैटलिस्ट क्या होता है? आप जानते हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है विदाउट गेटिंग यूटिलाइज्ड, ठीक है, वो इसमें यूज़ भी नहीं होता लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें MnO2 मिलाया, ठीक है, MnO2, तो उस MnO2 को कैटलिस्ट है वो, मैं कहाँ लिखूँगी? तो उसको हमेशा देखिए, ये जो एरो मैंने दिया, ठीक है, इसी एरो के ऊपर, ये जो एरो है ना, इस एरो के हमेशा ऊपर इस कैटलिस्ट को लिखना है, इस जगह पर कैटलिस्ट को लिखना है। मान लीजिए इस रिएक्शन में मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर A एंड B और कोई आपको टेम्परेचर के बारे में बताना है कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होता है। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होता है? मान लीजिए ये रिएक्शन कंप्लीट होता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? तो ये टेम्परेचर भी आप हर हाल में यहाँ इसके ऊपर ही मेंशन करेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो पेज नंबर 5 पर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब आप आइए, ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज के बाद हम लोग अब इस पेज के साथ नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं जो हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे, ठीक है। मैं इन सारे क्वेश्चन सिंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस आपसे करूँगी, लेकिन वो चैप्टर एंड होने पर, ठीक है। लेट मी फिनिश फर्स्ट ऑल द टॉपिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, ठीक है। जैसा कि क्लास 9 में आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें जो एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स की, उन सारे एलिमेंट की कभी भी जब भी वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर, उनके एटम के अंदर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एटम के अंदर एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। ध्यान दीजिए, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट चेंज। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एलिमेंट के एटम के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ना ही कभी कोई रिएक्शन कराने पर एटम डिसअपियर होते हैं मिक्सचर से या कहीं और जा कर के अपीयर होते हैं, ऐसी कोई चेंज उनमें नहीं आती। तो फिर केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, दरअसल ब्रेकिंग, उनमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, और नए बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में। जो रिएक्टेंट एंड जो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, और इस तरह से नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। आइए अब आगे आने वाले चैप्टर नंबर 3 और 4 में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आज हमारा सिलेबस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने के लिए यहाँ हमने एक एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी 1.4 क्या है? सबसे पहला स्टेप देखिए, वी हैव टू टेक अ स्मॉल बीकर। हमने एक स्मॉल बीकर लेना है। इस बीकर को, हाफ ऑफ द बीकर इट विल बी फिल्ड विथ वाटर। ये हाफ ऑफ द बीकर, इसमें
वाटर भर दिया गया। इस वाटर को भरने के बाद वी हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आई होप आप सबों को याद होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नोन एज CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम को यहाँ इस बीकर के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने डाला, यहाँ नीचे छोटे छोटे पीसेस के रूप में, बहुत छोटे ग्रैन्यूल्स के रूप में डाला, पाउडर नहीं लेकिन हाँ उसके पीसेस डाले गए। यहाँ देखिए इसको सॉलिड लिखा गया है, इसकी स्टेट को कैसे बताया गया है कि इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। तो उसको हमने पाउडर के रूप में नहीं लेकिन टुकड़े के रूप में, पीसेस के रूप में डाला। इसके बाद वी हैव टू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। ये सब ध्यान दीजिए, ये वी आर टॉकिंग अबाउट RHS साइड, है ना। यहाँ देखिए स्लोली ऐड वाटर टू दिस, ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में हमने वाटर डाला। सबसे पहले क्या था, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हमने सबसे पहले डाला, ये रहा, ठीक है। दूसरी बार क्या लिखा हुआ है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, ये रहा वाटर, फिर हमने ये वाटर डाला। अब वाटर इसमें कितना डिजॉल्व होगा, ये होगा नहीं होगा हम लोगों को देखना है। तो एक्चुअली ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है जो बहुत विग्रस रिएक्शन, बहुत फास्ट स्पीडी रिएक्शन वाटर के साथ करता है और तुरंत रिएक्ट होकर के ये प्रोडक्ट की साइड देखिए। अब देखिए ये प्रोडक्ट की साइड, वो तो रिएक्टेंट था, यहाँ देखिए प्रोडक्ट की साइड क्या फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट की साइड एक नया फॉर्मेशन हो रहा है, एक नए सब्सटेंस का। उस सब्सटेंस का नाम होता है CaOH होल 2। CaOH होल 2, व्हाट इज़ द केमिकल नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको OH है तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए O है तो ऑक्साइड, ठीक है, OH है तो हाइड्रोक्साइड, ये हमेशा याद रखिए केमिस्ट्री में नेमिंग। CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम OH तो CaOH है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, वो तो सूखा चूना था और ये हो जाता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब हो गया अब ये चूना, इसमें वाटर आ गया, ठीक है, अब ये सूखा नहीं रहा, इसको बुझा हुआ चूना भी कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। तो रिएक्टेंट के साइड अब आप गौर कीजिए, एक नया सब्सटेंस बन गया, है ना, स्लेक्ड लाइम। तो और उसके साथ साथ अगर आप इस कंटेनर को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। जैसे इन्होंने हाथ लगाया हुआ है वैसे आपको हाथ लगाकर यहाँ पे टच करना है। क्या बीकर की टेम्परेचर जो पहले थी उससे कोई फील, आपको कोई चेंज समझ में आता है? बहुत ज़्यादा। जब आप इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि बीकर जो नॉर्मल टेम्परेचर थी उससे बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है, गर्म हो चुका है। दरअसल ये क्या है, ये एक रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करी, ठीक है, और उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व आउट हो रही है, बाहर आ रही है। इस तरह का रिएक्शन जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट आपने कितने लिए, इसमें आपने रिएक्टेंट कितने लिए, इसमें आपने रिएक्टेंट 2 ले लिए, है ना। इसमें आपने रिएक्टेंट कितने ले लिए, रिएक्टेंट तो आपने 2 ले लिए, और 2 रिएक्टेंट लेने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना वो एक बना। कैसे, देखिए मैं क्या बता रही हूँ, अगर आप इधर ध्यान से देखें, यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ आपने एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम है CaO, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट हुआ। दूसरा रिएक्टेंट आपने क्या लिया, दूसरा रिएक्टेंट आपने लिया H2O, ये दूसरा, ये देखिए ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो 2 हैं आपके पास रिएक्टेंट। लेकिन जब आप रिएक्शन कराते हैं तब जो सब्सटेंस बनता है वो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH होल 2 प्लस हीट बना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने रिएक्टेंट 2 इस्तेमाल किए, है ना, 1 + 2, लेकिन प्रोडक्ट आपके साथ पास जो बन के आया वो क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हो गए, नए सिरे से कंबाइन हो गए। एटम फिर से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट कितना बना, 2 चीज़ों को मिला के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बना। अगर एक ही प्रोडक्ट बना, आपने मिलाया AB को, लेकिन लास्ट में वो किस रूप में सामने आ रहा है, AB के कॉम्बिनेशन के रूप में सामने आ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऐसे रिएक्शन को केमिस्ट्री में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्यों कॉम्बिनेशन कहा, इसलिए कहा ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑलराइट, ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये 2 रिएक्टेंट थे, दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। तो 2, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि मान लीजिए 3 रिएक्टेंट हों, AB + C, और ये तीनों मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बना रहे हों, ABC, मे बी समथिंग एनीथिंग एल्स, ओके। तो
कुछ नया नहीं हो रहा, इन्हीं की बस रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ, ये सब मिलके यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पेज में आइए। ये तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन था, अब आप नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हम लोगों ने ये जो रिएक्शन कराया, इक्वेशन कराया, इसको देखिए, इसी इक्वेशन रिएक्शन को फिर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ देखिए कैसे लिखा गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने अपने इक्वेशन में प्रिपेयर कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पे लगाया जाता है ना, एक्चुअली हमारी ओल्ड डेज़ में ये पेंट वगैरह, प्लास्टिक पेंट, ये सब प्रचलन में नहीं थे। उस समय वाइट वॉश किया जाता था ना, वाइट वॉश मतलब दीवारों को पेंट करना, उसकी जो मेथड थी क्लीन करने के बाद जो वाइट वॉश की जाती थी, तो उसका नाम ही वाइट वॉश था, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल होता था ज़्यादातर, उसका नाम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कलर कैसा था, इसका कलर एक्चुअली वाइट था। ठीक है, इसका कलर वाइट होने की वजह से इसको वाइट वॉश बोला जाता था। तो दरअसल वो और कुछ नहीं था, वो क्या था, सोल्यूशन, एक तरह का सोल्यूशन था, जिसमें क्या था, स्लेग लाइम प्रेजेंट था, ये स्लेग लाइम। और इसका जो कलर है ना, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर हमेशा वाइट होता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जैसे ही आपने इसको दीवार पे लगाया, मान लीजिए आपने इसको दीवार पे पेंट किया, दीवार पर तो अब एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 है, तो CO2 भी इससे कंबाइन करेगी। CO2 जब इससे कंबाइन होता है तब ये एक नया रिएक्टेंट, ये CO2 और CaOH2, ये दोनों रिएक्टेंट मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये दीवार पर एक पपड़ी के जैसा एक नया प्रोडक्ट बना देता है, एक लेयर बना देता है, बहुत पतली सी एक बारीक सी लेयर बनाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 या 3 दिन के बाद जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे ना वाइट वॉश के लिए, तुरंत नहीं, एटमॉस्फेरिक एयर उससे मिक्स होगा, टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। और जब ये एक बार ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर हो गया और इसकी वॉल 2 से 3 दिन में आपको, जब इसकी वॉल आप देखेंगे तो वो इतनी शाइनी फिनिश दीवार पर आती है कि आजकल आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप शायद उसको कंपेयर ना कर पाएँ, लेकिन बहुत बहुत शाइनी फिनिश आती है। अर्लियर डेज़ में तो इसको बायोलॉजिकल रीज़न से भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्वेजन को, अटैक को, फंगल को, इन सबों को सबसाइड कर देता था। खैर, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको जानना है। और हाँ, एक बात और याद रहे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, दरअसल यही कैल्शियम कार्बोनेट जब बहुत ज़्यादा लेयर, मल्टीपल लेयर इसके हो जाते हैं, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट चेंज होकर के मार्बल भी बनाता है। जी हाँ, हम लोग उसी मार्बल की बात कर रहे हैं जो आप अपने फ्लोर टाइल्स ये सब पर देखते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम फार्मूला। मार्बल का फार्मूला भी वही होता है, CaCO3। और ये CaCO3 कहाँ से बना, ये आपने देखा, ये CaCO3 बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब CO2 मिला तब जाकर के बना CaCO3। और अगर आप थोड़ा सा और बैक आएँ तो ये CaOH2 कहाँ पर बना, ये CaOH2 बना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बना, कहाँ पर, CaO + H2O। ठीक है, तो आप जैसे ही क्विक लाइम को इससे रिएक्ट कराएंगे, ये बना देगा CaOH2। और ये CaOH2 जब कंबाइन करेगा CO2 से, तब ये क्या बना देगा, तब ये बना देगा, नेक्स्ट इक्वेशन में वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, CaCO3। ठीक है, और यही CaCO3, इसकी जो लेयर होती है ना, एकदम वाइट शाइन, एकदम गजब की शाइन इसमें आती है। इसी को हम लोग वाइट वॉश करना या इस टेक्निक को इस्तेमाल करना कहते हैं। खैर, तो ये आपने पढ़ा एक इक्वेशन के बारे में, एक इक्वेशन जिसको यहाँ केमिकल फार्मूला के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे कि इस रिएक्शन में तो 2 चीज़ें बन रही हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा H2O। और पिछले इक्वेशन में भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्लेग लाइन था, लेकिन साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए, एक बात को ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट साइड जब भी हम देखेंगे, है ना, प्रोडक्ट की साइड हम जब भी देखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की साइड, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड जितनी भी चीज़ें बन रही हों, बट अगर वो हीट है, ठीक है, अगर वो हीट है, जैसे कि ये, अगर वो हीट है, जैसे कि नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखें वो क्या है, वाटर है, तो इन सबों को काउंट नहीं करना। ठीक है, आपने किन चीज़ों को काउंट करना है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो काउंट करेंगे अगर कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल सॉल्ट, कोई केमिकल बन रहा होगा,
तो सिर्फ उसको काउंट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ बीइंग नोन एज अ प्रोडक्ट। बाकी ये जो H2O और जो हीट है ना, इसको आपको काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर भी देखिए, ये रिएक्टेंट नंबर 1 है और ये रिएक्टेंट नंबर 2 है, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाया। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ और टाइप ऑफ विच रिएक्शन, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल था। अब आगे आइए, कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एक एग्जाम्पल है, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर और है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें बर्निंग कोल का एग्जाम्पल लिया गया है ना, बर्निंग ऑफ कोल। कोल आप सारे लोग जानते हैं, कोल जिसको हम लोग हिंदी में कोयला भी बोलते हैं। तो कोयला क्या है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट नहीं लेकिन कोयला कार्बन का फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म तो डायमंड होता है। यहाँ देखिए ये रहा कोल जो कि सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, और ये दूसरी साइड देखिए ऑक्सीजन जो कि गैस की फॉर्म में है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, CO2। यहाँ आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये रिएक्टेंट नंबर 1 है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये है रिएक्टेंट नंबर 1। ये रिएक्टेंट नंबर 1, इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं आपको और क्लियर तरीके से दिखाती हूँ। ये क्या है, रिएक्टेंट नंबर 1 ये वाला, और ये देखिए ये रिएक्टेंट नंबर 2। लेकिन ये दोनों जब कंबाइन होते हैं इस रिएक्शन में, तब फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसकी संख्या कितनी है, एक ही। प्रोडक्ट कितना बना, एक। तो जब कभी ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 माने हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। यहाँ देखिए रिएक्टेंट नंबर 1 H2, ठीक है, जो कि गैस के फॉर्म में है। इसी तरह से ऑक्सीजन रिएक्टेंट नंबर 2 जो कि गैस के फॉर्म में है। और अब ध्यान से देखिए, ये बना एक कंबाइंड प्रोडक्ट जिसका नाम है H2O, लेकिन ये लिक्विड के फॉर्म में है। प्लीज़ नोटिस, दो चीज़ें, दो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट आपने इस्तेमाल किए, हो सकता है कि उनकी स्टेट गैसियस हो, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो गैस ही बनेगा। जैसे ऊपर आपने इस इक्वेशन में देखा, ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ पर आपने सॉलिड को मिलाया, गैस को मिलाया, वहाँ पर गैस बना। यहाँ भी देखिए सॉलिड भी था, फिर भी गैस बना। इसी तरह से रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं हो कि सेम स्टेट का हो, उससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से सब्सटेंसेस, एलिमेंट या कंपाउंड को मिला करके एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, तो हम लोग वैसे इक्वेशन को, यहाँ देखिए ये भी पहला रिएक्टेंट, ये भी दूसरा रिएक्टेंट, और दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बना वो कितना है, वो सिर्फ एक बना। अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया, ठीक है, और आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इतने एग्जाम्पल्स आपने देखे, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 1.4, जो एक्टिविटी 1.4 की गई थी, हम लोगों ने देखा कि उस एक्टिविटी 1.4 में जब आपने इस बीकर को टच किया तो योर बीकर वॉज, व्हेन यू वर टचिंग द बीकर, देन यू हैड अ फीलिंग ऑफ वार्मथ देयर इन द हैंड, बर्निंग सेंसेशन यू हैड इफ़ यू हैव कंटिन्यूसली टच दैट वन। अगर आप लगातार छूते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हीट फील होती है, बहुत ज़्यादा हीट फील होती है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हीट प्रोड्यूस हुई है ना, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हीट प्रोड्यूस हुई है, इसलिए आपको हीट की फीलिंग आ रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो हीट की आपको फीलिंग आ रही है, या यहाँ पर जो हीट जनरेट हुई है, तो बहुत बारी ऐसे इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मतलब उत्पादन होना, बाहर निकलना, ठीक है। इवॉल्व्ड का मतलब बाहर निकलना, ठीक है, बाहर आना या बाहर निकलना, यहाँ पर बाहर निकलना। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रही है, इस वजह से वो जो रिएक्शन है, वो जो मिक्सचर बना, वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर को रिलीज़ हो रही हो, जैसे ऊपर आपने इस इक्वेशन में देखा कि इस रिएक्शन में हीट बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो अगर हीट बाहर निकल रही है तो इस इक्वेशन को हमें एक नाम देना है। इसका नाम हो जाता है, क्या नाम होता है बताइए? इसका नाम होता है एक स्पेशल नेम, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये नाम क्यों पड़ा है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मीन्स एक्चुअली आउट, ठीक है, और थर्मा मीन्स टेम्परेचर।
तो क्योंकि टेम्परेचर बाहर की तरफ आ रहा है, इस वजह से इसको बोला गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, और रिएक्शन तो ये है ही। अब आगे इस पेज पर देखिए, वापस आइए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर हीट रिलीज होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलना है, इसको हमें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानना है। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप नेचुरल गैस को बर्न करते हैं। नेचुरल गैस को बर्निंग, नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? नेचुरल गैस CH4। इसका केमिकल नेम आई होप आप जानते होंगे। इसका केमिकल नेम होता है, जो CH4 है ना, इसका केमिकल नेम होता है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन को जब भी ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, मीथेन को जब भी ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो ये मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलकर, जो मीथेन और ऑक्सीजन को जलाने के बाद जो गैस बनाती है वो है CO2, और उसके साथ साथ एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, वो होता है H2O। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, चूँकि इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप जानते हो रेस्पिरेशन का भी रिएक्शन होता है ना, रेस्पिरेशन का रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ देखिए रेस्पिरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। जब भी देखिए, दरअसल रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होती है, एनर्जी की ज़रूरत तो होती ही है क्योंकि हम लोगों को जीवित रहना है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी है। हम लोगों को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम लोगों को ये एनर्जी हमारे फूड से मिलती है। डाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और फूड जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है, ये सब डाइजेशन के बाद बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये डाइजेशन के प्रोसेस में हुआ, लेकिन आपको मालूम हो कि अभी भी इससे एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई है ना। जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब कंबाइन करता है किसके साथ? ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तब जा कर के एक रिजल्टेंट, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, और वो होती है एनर्जी। ठीक है, तो हम लोगों को हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी तो सबको अलाइव होने के लिए चाहिए, ये एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए हमें सिर्फ फूड नहीं चाहिए। ये फूड मॉलिक्यूल थे जो लार्ज फॉर्म में थे, ये फूड मॉलिक्यूल थे जो स्मॉल फॉर्म में थे, सिर्फ ये नहीं चाहिए। फूड इज़ नॉट इनफ टू प्रोवाइड यू एनर्जी। फूड के साथ साथ आपको फूड का ऑक्सीडेशन करना होगा, फूड को ऑक्सीजन से कंबाइन कराना होगा। ये किस प्रोसेस में होगा? रेस्पिरेशन में होगा, तब जाके एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पूरे इस इक्वेशन को। ये ग्लूकोज है, ये वो ग्लूकोज जो आपने खाने पीने के रूप में लिया, C6H12O6, जो एक्वस फॉर्म में हमारे पेट में, वो सोल्यूशन के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर AQ लिखा गया। तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, और इस ग्लूकोज के साथ यहाँ पर जो सब्सटेंस इससे रिएक्ट कर रहा है वो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन से आया। तो सबसे पहले आपने ग्लूकोज फूड में लिया, वो फूड जब रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, देन इट इज़ मेकिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मेकिंग वाटर, एंड मेकिंग लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम इसी एनर्जी की तो बात कर रहे हैं। यही एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के रूप में बनती है, ये आप जानते होंगे, दीज ऑल आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ये ATP क्या है? ठीक है, और ATP फॉर्म में ही एनर्जी क्यों बनती है, ये हम लोग जब भी इस बुक के बायो पार्ट को स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये एनर्जी ATP के रूप में रिलीज़ होती है। ये जो इक्वेशन है, दरअसल ये जो इक्वेशन है, इसमें आप देखें, आपने एक प्रोडक्ट लिया, दूसरा प्रोडक्ट लिया, सॉरी माय मिस्टेक, ये आपने एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा रिएक्टेंट लिया, और उसके बाद एक प्रोडक्ट बना, दूसरा प्रोडक्ट बना, लेकिन साथ में क्या बन गई? ये बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी हुआ, वैसे तो ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, लेकिन इसी को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये किस तरह का रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। क्यों हो गया? क्योंकि इट इज़ गिविंग आउट एनर्जी। ठीक है, अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही दरअसल एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर, या कोई भी पील आउट, या कोई भी जो आपका वेजिटेबल डेब्रिस, ठीक है, बचा हुआ कूड़ा कचरा, जिसको हम लोग
अगर जमा कर देते हैं तो वो कुछ दिनों में अपने आप कॉम्पोस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस में भी बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसको भी अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहा जाता है। इस रिएक्शन को देखिए यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में इस जगह पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में हम सभी को, यहाँ देखिए एक्टिविटी करके दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में हम लोगों को ये एक फ्लेम बर्नर लेना है, इस बर्नर को ऑन करना है। बर्नर के ऊपर यहाँ पर सावधानी से टोंग से पकड़कर टेस्ट ट्यूब को रखना है। इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर इसके अंदर फेरस सल्फेट नाम के सब्सटेंस होते हैं, उनके क्रिस्टल्स लेने। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है इस एक्टिविटी का, वी हैव टू टेक 2 ग्राम ऑफ, बहुत स्मॉल अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, पहले इस ट्यूब को हमें एकदम गर्म सूखा कर लेना है, पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ड्राई बॉइलिंग मतलब एकदम सूखा बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए। उसमें हम लोगों को ये फेरस सल्फेट डालना है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट होता है। तो फेरस सल्फेट को लेकर हमें यहाँ पर उसको गर्म करना है। उसके बाद गर्म करने के बाद अपने आप उसमें से एक तरह की गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, पहले एक गैस बनती है जो सिंगल रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, और आपको जैसे ही आप इसको बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के ऊपर जलाते हैं, जैसे इसमें ऐसे टिल्टेड रख के जलाया जा रहा है, इस तरीके से जलाते हैं, अपने चेहरे से दूर रखना है ताकि इसका जो भी धुआं वगैरह निकले, फ्यूम जो बनता है, धुआं निकले, वो थोड़ी दूरी को जाए। अब उसके बाद यहाँ आपने जो क्रिस्टल्स रखे थे इसके अंदर, इन क्रिस्टल्स के कलर में क्या चेंज आता है, ठीक है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उनके कलर में क्या चेंज आता है। और जो ओडोर आती है, ओडोर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, जो भी स्मेल आपको आती है उसको भी आपको ध्यान से नोटिस करना है। पहले ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में FeSO4 सॉलिड फेरस सल्फेट को लिया गया बॉइलिंग ट्यूब में, उसको हीट किया गया, बहुत हीट किया गया, एकदम बॉइल्ड टेम्परेचर दिया गया। वो अपने आप, ठीक है, वो अपने आप ये एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के 2 सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, 2 सिंपल प्रोडक्ट बनाता है, 2 क्या 3 बनाता है। तो ये दरअसल पहला प्रोडक्ट हुआ, इसके बाद ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ और ये तीसरा प्रोडक्ट हुआ। जबकि इन केसेस में रिएक्टेंट कितने थे? सिर्फ एक। ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट यहाँ पर सिर्फ एक है, जबकि प्रोडक्ट कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, ये 3 प्रोडक्ट हो गए। तो अगर कभी कोई ऐसा इक्वेशन आपके सामने आता है जिसमें एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक तरह का डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने आया। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल होता ही तभी है, केमिस्ट्री में आपको मालूम होगा कि कोई भी सब्सटेंस क्रिस्टल के फॉर्म में तभी होते हैं जब उनमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो। जैसे फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। इसका फॉर्मूला FeSO4 7H2। जब इसको गर्म किया जाता है तो यही वाटर यहाँ से वेपर बन के रिलीज़ होना शुरू होता है। ये वाटर जो है ना, ये फ्यूम के रूप में, धुएं के रूप में बाहर आना शुरू होता है। और जो क्रिस्टल्स थे, उनके जो कलर थे, स्टार्टिंग में उनके बिगिनिंग में जो कलर था वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल से वाटर निकल रहा, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर देखिए यहाँ प्रोडक्ट के रूप में देखिए क्या सब्सटेंस बनता है। डिकम्पोज होकर वो जब सब्सटेंस बनाता है उसका नाम है Fe2O3। एक और प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम है SO2। एक और प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम है SO3। तो फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, यहाँ पर बनने वाला फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, जबकि ये SO2 और SO3 गैसेस हैं। ये जो इक्वेशन है ये डिकम्पोजिशन इक्वेशन कहलाता है। क्यों डिकम्पोजिशन? क्योंकि एक रिएक्टेंट था जो ब्रेक डाउन होकर के ये सारी चीज़ें अलग अलग बना रहा है, अलग अलग टुकड़ों में दे रहा है। इसी तरह से देखिए एक और इक्वेशन है यहाँ पर, है ना, इसको भी एक्टिविटी के रूप में दिया गया है, एक्टिविटी 1.6। ये क्या एक्टिविटी है? आपने बर्नर देखा है केमिस्ट्री लैब में, ये बर्नर लिया गया है, ये बर्नर ऑन है, यहाँ पर एक टिल्टेड टेस्ट ट्यूब आपने लिया और इस बॉइलिंग ट्यूब में इसको एक पेयर ऑफ टोंग से आपने होल्ड करना है और इसके अंदर आप एक सब्सटेंस डालते हैं। उस सब्सटेंस का नाम यहाँ पर आपको लेड नाइट्रेट दिया गया है। ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है शायद पता हो, इसका फॉर्मूला PbNO3, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो ये लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2
ठीक है, NO2 इसको रिलीज़ करता है और PB भी साथ में बनता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है, इसमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट का पाउडर, इसमें क्रिस्टल ऑफ वाटर नहीं होंगे क्योंकि हमने इसका पाउडर लिया है। क्रिस्टल ऑफ वाटर तब होते हैं ग्रैन्यूल्स लेते हैं, लेकिन जब आपने पाउडर लिया है तो उसमें क्रिस्टल की कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके फॉर्मूला में सिर्फ PbNO3 है, कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ H2O आप नहीं देख रहे। इसके बाद इसको बॉइलिंग ट्यूब को पेयर ऑफ टोंग से आपको यहाँ पर फ्लेम के ऊपर हीट अप करना है। अब आप क्या देखते हैं, जब भी आप इसको गर्म करते हैं तो इसमें अपने आप ब्राउन कलर की फ्यूम्स बाहर आना शुरू हो जाती है। देखिए ये डायग्राम में ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी दिखाई गई है। तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स जब आना शुरू हो जाती है तो उन ब्राउन फ्यूम्स एक्चुअली किस चीज़ की होती है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम बाहर आना शुरू होता है। तो ये जो रिएक्शन है अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो PbNO3(2), ये ऐसे लिखा जाता है PbNO3(2), इसको हीटअप किया, एक सब्सटेंस बना जिसको PbO कहते हैं और उसके बाद NO2 और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, NO2 तो आपको दिखा है ब्राउन फ्यूम के रूप में बनता है और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गैस भी बाहर आती है। एक बार और फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सिंगल रिएक्टेंट, ये कितने रिएक्टेंट हैं, ये सिंगल रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट की काउंटिंग कितनी है, 1, लेकिन प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो एक रिएक्टेंट 3 टुकड़े में टूट रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ब्रेक डाउन रिएक्शन हुआ, डिकम्पोज हो रही है ये चीज़, ये सब्सटेंस PbNO3(2) डिकम्पोज होकर के ये नई 3 चीज़ें बना रहा है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पार्ट में एक्टिविटी 1.7 और मैं ये पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और इस चैप्टर के फाइनल पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।